सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दिलीप सिंह सिविल वॉर रूम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कई लेक्चर्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले कई लेक्चर्स में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ा था। इस लेक्चर में भी हम धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं से संबंधित प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। देखें दोस्तों, पिछली जो परीक्षाओं में धार्मिक मान्यताओं से जो प्रश्न आए हैं उनमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन सी धर्म में दोस्तों? सिख धर्म में। ठीक है, क्या आवश्यकता थी इनको, गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ की? तो वो एक आवश्यकता इसलिए थी कि मुगलों के अत्याचार लगातार बढ़ रहे थे और मुगलों में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाला शासक था उसका नाम था औरंगजेब। तो इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी एक सेना तैयार करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना की थी और इस पंथ की स्थापना के दौरान उन्होंने 5 आवश्यक ककार जो है इनके लिए कह सकते हैं नियमित किए थे कि यानी कि इनको 5 ककारों को अपनाना ही पड़ेगा। और वो 5 ककार थे केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा। ठीक है, ये 5 ककार इनको अपनाने होते थे। कौन से धर्म में दोस्तों? सिख धर्म के अंतर्गत खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। हमारे राजस्थान में जो सिख धर्म है वो उत्तरी राजस्थान में ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रों में। और गंगानगर में गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़, ठीक है, इनका सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जो कहाँ पर है? गंगानगर के अंदर। चलिए दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को क्या कहा जाता है? ठीक है, कि जो मृतक यानी कि जो मरने वाला होता है उसको शमशान ले जाने के लिए जो बांस की लकड़ी या कह सकते हैं उसके लिए जो अर्थी बनाई जाती है जिसके ऊपर उसे लिटाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें मोक्षागमन, तो ये नहीं होता है। अर्थी, तो इसमें ऑप्शन तो दे ही रखा है, अर्थी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये तो होता ही नहीं है। बैकुंठी, ठीक है, बैकुंठी क्यों माना जाता है? कि भगवान विष्णु जो हैं वो बैकुंठ में रहते हैं। ठीक है, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वो भगवान विष्णु के ही अंदर समाता है। ठीक है, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में, इसलिए इस अर्थी को क्या कहा जाता है? बैकुंठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बैकुंठी। क्लियर है? तो मृतक को शमशान ले जाने के लिए जो प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी होती है उसे क्या कहते हैं? बैकुंठी कहते हैं। तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो इस तरह से है, तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? ठीक है, राजस्थान में मृत्यु भोज एक गुनाह है, एक अपराध है और हाल ही में अशोक गहलोत सरकार ने भी मृत्यु भोज अगर किसी गांव में आयोजित होता है तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में लगे हुए पटवारी, उस क्षेत्र में लगे हुए सरपंच, उस वार्ड के पंच, इन सभी को सस्पेंड करने का एक नया कह सकते हैं कानून बनाया है राजस्थान सरकार में। ठीक है, तो ये एक मृत्यु भोज एक अपराध है, लेकिन फिर भी लोग इसे करने में मतलब बड़ी अपना कह सकते हैं कि बड़प्पन समझते हैं। ठीक है, तो मृत्यु भोज जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में देखने को मिलता है। अब मृत्यु भोज को राजस्थान में क्या कहते हैं? प्रश्न ये आया है। तो मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? देखो, शोक क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति मरा तो उसके लिए शोक मनाते हैं, थोड़ा दुख होता है, उसे शोक कहते हैं। ठीक है, त्रयोदशी संस्कार, तो त्रयोदशी संस्कार भी नहीं कहते क्योंकि 13वें दिन जो संस्कार होता है। आपको पता है कि राजस्थान में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसका जो 12वां दिन होता है, मृत्यु का जो 12वां दिन, उस दिन ये आयोजित होता है मृत्यु भोज। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मौशर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? मृत्यु भोज को 12वां दिन जो होता है इसे मौशर कहते हैं। अगर कोई महिला होती है तो उसका जो मौसर होता है वो 11वें दिन
11वें दिन आयोजित होता है, और अगर कोई पुरुष होता है तो उसका मौशर कब आयोजित होता है? 12वें दिन आयोजित होता है। ये नियम है राजस्थान के कल्चर में, ठीक है, राजस्थान की संस्कृति में। चौथा जो प्रश्न है वो देख रहे हैं हम कि वयोवृद्धों के देहावसान पर, वयोवृद्ध का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा की यानी कि बहुत उम्र उनकी हो जाती है, और जब वो देहावसान यानी कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है ज़्यादा उम्र के होने पर, तो शमशान ले जाते समय क्या होता है, जब कोई व्यक्ति ज़्यादा उम्र जीने के बाद और जब वो मरता है तो उसे शमशान ले जाने के बाद क्या होता है कि उसकी अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, ठीक है, पैसे फेंके जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखो ये एक हर्षोल्लास का एक प्रतीक होता है कि हमारे दादाजी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र जिए हैं, और उनके जो नाती पंथी हैं, उनके जो बेटे हैं, वो खुशी मनाते हैं कि मेरे दादाजी बहुत ज़्यादा जिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेपुटेशन, इज्जत कमाई, ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, खुशी में बहुत ज़्यादा पैसे फेंकते हैं, ठीक है। और उन पैसों को क्या कहा जाता है, ये कह रहा है ये प्रश्न। तो उन पैसों को क्या कहते हैं दोस्तों? उन पैसों को कहते हैं बखेर। बखेर यानी कि बिखेरना, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? बखेर। पैसों को बिखेरना यानी कि फेंकना पीछे, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं, ना कि उछाल, ना कि सामेला। सामेला तो देखो अभी आने वाला है, इससे भी संबंधित एक क्वेश्चन है सामेला से संबंधित, तो ये भी आएगा, ठीक है, ये तो विवाह के अवसर पर आयोजित होता है, तो बखेर कहते हैं। क्लियर? तो चौथा जो प्रश्न है कि वयोवृद्धों के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे हम चल रहे हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो है कि भील गरासिया जनजाति में, ठीक है, भील या गरासिया जो जनजाति हैं दोनों दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं, और दक्षिणी राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है, और सिरोही, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भील और गरासिया जनजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इन जनजातियों में एक प्रथा है दापा। तो इस दापा का क्या अर्थ होता है, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब इनमें विवाह होता है ना, भील और गरासियों में विवाह होता है, तो विवाह के अवसर पर क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ तो ये आम धारणा है कि जैसे लड़का जो है जब शादी होगी तो लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, ठीक है। कौन दहेज दे रहा है? लड़की जो है उसके घर वाले किसको दहेज देते हैं? लड़के को दहेज देते हैं, ठीक है। लेकिन इन भील और गरासिया जनजाति में उल्टा है। इसमें क्या होता है, जो लड़की वाला होता है ना उसको लड़का वाला दहेज देता है। समझ में आ रही है आपको कि लड़की वाला लड़के को नहीं देता, लड़के वाला लड़के के लिए दहेज देता है। यानी कि कन्या पक्ष द्वारा, जो कन्या पक्ष है उसको जो वर पक्ष से क्या लेगा, वो धन लेता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कि कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? दापा कहलाता है, ठीक है। तो पांचवा जो प्रश्न है उसका क्या जवाब है? चलिए तो ये तो क्लियर है सबका कि भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है। तो कौन सा होता है कि कन्या पक्ष किससे पैसा लेता है? वर पक्ष से पैसा लेता है, ठीक है। और जबकि हमारे यहाँ क्या चलता है, वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष से पैसा लेता है दहेज के रूप में। अब आप जैसे कि JEN बन जाते हैं या कोई और वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होता है तो आप भी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए लेने के लिए आपके पिताजी जो है वो तैयार बैठे रहेंगे कि लाओ और साहब कोई लड़की वाला आए और लड़के वाले को दे जाए, हैं। फिर मस्त अपने मकान बनाएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, मस्त घूमेंगे, है ना। तो उसमें अपन बड़प्पन समझते हैं थोड़ा सा कि लड़की वाले से हमने ज़्यादा पैसा लिया है, ठीक है। तो यहाँ उल्टा होता है, देख लो यहाँ पे किनमें, भील और गरासियों में ये लड़के वाला किसको पैसे लेता है, किसको पैसे देता है? लड़की वाले को देता है। उस परंपरा को क्या बोलते हैं? दापा। क्या बोलते हैं? दापा। चलिए इसी प्रकार जो छठवां हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि मौताना प्रथा छठवां जो प्रश्न है वो ये है कि मौताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कि मौताना क्या होता है, इसका कहने का आशय है कि मौताना क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लो कहीं गया और जाते टाइम उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन क्या होता है, भील जो जनजाति होती हैं और ये जो आपके कह सकते हैं, मैं जनजाति कह दूँ इनको, भील जनजाति मुख्य रूप से है, जिनमें गरासिया भी होते हैं, ठीक है।
इन जनजातियों में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे मर गया, मान लो जैसे वो उदयपुर से कहाँ जा रहा है, उदयपुर से वो जा रहा है चित्तौड़गढ़ के लिए जा रहा है, ठीक है, और रास्ते में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह जिस स्थान पे मरा है ना, उस स्थान के निवासियों से या उस भूमि का मालिक है, उस मालिक से वो क्या लेते हैं, हर्जाना लेते हैं। क्या लेते हैं, हर्जाना। इस हर्जाने को ही क्या कहते हैं, इस हर्जाने को ही मौतणा कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन है कि किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतार देना। तीसरा है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके पुनः जीवित होने की मान्यता। चौथा है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो ना ये है, ना ये है, ना ये है, कौन सा है, पहला वाला। मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होती है तो मृत्यु स्थान के स्वामी से उसका लिया जाता है हर्जाना, तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रथा को मौतणा प्रथा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। सातवां जो हमारा प्रश्न है, देखते हैं सातवां प्रश्न जो है वो क्या है। तो दोस्तों देखो यहाँ गौर से, सातवां जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिकीय यानी कि इकोलॉजिकल एवं परंपराओं वाला वृक्ष है वह है। यानी कि भील जनजाति में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको सामाजिक रूप से या कह सकता हूँ आर्थिक रूप से, इसके अलावा पारिस्थितिकीय रूप से विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे देखो हिंदुओं में पीपल के वृक्ष की बड़ी महत्ता है। ठीक है, हम लोग जो है पीपल के वृक्ष को एक भगवान जैसा मानते हैं। उसका कारण होता है कि वो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में छोड़ता है, वो जो भी है। चलिए, तो यहाँ पे जो भील जनजाति है, ऐसा कौन सा वृक्ष है उसके लिए, जो वृक्ष उनके लिए कैसा है, सामाजिक रिवाजों के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी, पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल जो है कंडीशन उसके हिसाब से भी कैसा वृक्ष है, बहुत ही पूज्य वृक्ष है। ठीक है, हमारे यहाँ यज्ञ भी हम करेंगे तो पीपल की लकड़ी हमें चाहिए होती है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है जो इनके लिए हर काम में उपयोगी होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो महुआ का वृक्ष है ना, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। आपने एक हमारे यहाँ क्षेत्र में एक फल पाया जाता है, सॉरी एक पेड़ पाया जाता है जिसे बोलते हैं लिशोड़ा। लिशोड़ा, ये जो लिशोड़ा का पौधा होता है, इसमें छोटे छोटे बीज आते हैं जिसके फल को भी लिशोड़ा ही बोलते हैं। और वो उस बीज के ऊपर एक कवर सा होता है, पीला पीला हो जाता है वो, और बच्चे उनको शौक से खाया भी करते हैं। ठीक है, जैसे लिशोड़ा होता है ना, उसी तरह का महुआ होता है। इसका बीज भी कैसा होता है, पीला पीला। इसका थोड़ा सा कह सकते हैं लाइट पीला होता है, लाइट येलो होता है। इसका थोड़ा डार्क येलो होता है, किसका, महुआ का। तो इसका जो बीज होता है ना, किसका, महुआ का, इन बीजों को ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। कौन लोग, भील लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद इनकी शराब बनाते हैं। महुआ के वृक्ष की क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, और उस शराब का ये क्या करते हैं, रसपान करते हैं। ठीक है, तो ये जो महुआ का वृक्ष है, तो ये शराब की दृष्टि से यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, और जो है सामाजिक रीति रिवाजों में भी महुआ के वृक्ष की पूजा होती है, और ये जो भील क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा भी पाया जाता है, इसलिए पारिस्थितिकीय रूप से भी इनके लिए क्या हो जाता है, उपयोगी। तो ये महुआ का वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जो भील जनजाति के लिए सामाजिक रिवाजों, अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद किया जाता है, पारिस्थितिकीय एवं परंपराओं वाला वृक्ष भी है। ठीक है, तो कौन सा वृक्ष आपको उत्तर देना है, महुआ। इसी प्रकार में आठवां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। जलवा पूजन यानी कि जल का पूजन किया जाता है। इसमें जलवा का मतलब ही नहीं आग की पूजा होती है, जलवा का मतलब जल पूजा होती है। इसमें जल पूजा, जिसे हम पूर्वी राजस्थान में कुआं पूजन भी कहते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो कुआं पूजन जो है वो किया जाता है कहाँ पे, हमारे राजस्थान में। ठीक है, और तो वो कहाँ, मतलब क्या है कुआं पूजन, ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि राजस्थान में जलवा पूजन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद किया जाता है। दूसरा, बच्चे के जब 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तब किया जाता है। तीसरा है बच्चे के मुंडन संस्कार पर, जब बच्चे के पहली बार बाल कटवाए जाते हैं तो उस टाइम पे किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुआं पूजन एक ऐसी परंपरा है कि अगर किसी व्यक्ति के लड़का होता है, ठीक है,
तो लड़का होने की खुशी में सामान्यतः कुआं पूजन किया जाता है। लड़की में भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हमारे यहाँ पे एक कुरीति है, लड़की को पीछे माना जाता है, इसलिए लड़की का कुआं पूजन बहुत कम किया देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लड़के का कुआं पूजन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो लड़का जब होता है किसी के यानी कि लड़के का जब जन्म होता है तो उसके कुछ समय बाद वह खुशी में अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को, ठीक है, वो क्या करता है, भोजन कराता है, उसे क्या बोलते हैं, कुआं पूजन करते हैं। लेकिन ये कुछ समय बाद ही होता है। हालांकि ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को जिनका कुआं पूजन बचपन में नहीं होता, जब उनकी शादी होती है तो उनके विवाह के अवसर पर भी दोनों रस्में एक साथ कर दी जाती हैं, जब कुआं भी पूज दिया जाता है उसका और शादी भी कर दी जाती है। ठीक है, तो सामान्यतया जो होता है वो कब होता है, बच्चे के जन्म के कुछ दिन ही पश्चात होता है, ना कि 18 वर्ष की आयु पर, ना कि बच्चे के मुंडन संस्कार के अवसर पर। और ये सारे प्रश्न जो है ऑप्शंस इसमें गलत हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये इसमें सही है कि बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात ही जलवा पूजन या कुआं पूजन या जल पूजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। अब जो नवा क्वेश्चन है वो देखिए दोस्तों, नवा है कि निम्न में से कौन सा तर्क असंगत प्रतीत होता है। ठीक है, असंगत का मतलब गलत है, ऐसा कौन सा तर्क है जो बिल्कुल गलत है। तो पहला तर्क आप यहाँ देखें, डावरिया, दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की प्रथा। ठीक है, डावरिया क्या है, एक प्रथा है, डावरिया प्रथा। और डावरिया प्रथा जो है इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो धनवान लोग होते हैं वो धनवान लोग क्या करते थे, पहले क्या करते थे, आज के दौर की बात अलग है। आज तो पॉलिटिकल साइंस में आप दो अनुच्छेद पढ़ोगे, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की यानी कि किसी का आप शोषण नहीं कर सकते, न आर्थिक रूप से, न सामाजिक रूप से, न धार्मिक रूप से, ठीक है, किसी भी तरह से, या मानसिक रूप से भी शोषण आप नहीं कर सकते। अगर कर रहे हैं तो आप सजा के पात्र हैं, ये व्यक्ति के लिए मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के ज़माने की मैं बात बता रहा हूँ, पहले ज़माने में जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था या जिसके पास बहुत ज़्यादा जायदाद होती थी, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा जायदाद वाला व्यक्ति क्या करता था, अपने पास जो गरीब लोग होते थे ना उनको बहुत सारे लोगों को लगा के रखता था, काम पे लगा के रखता था। फिर क्या होता था, उनके साथ उनके अवैध संबंध भी हो जाते थे और उनसे बहुत सारी संतानें भी पैदा हो जाती थी। अब वो बहुत सारी संतानें जो होती थी उनको क्या करते थे, जब उस जायदाद वाले व्यक्ति के बच्ची की जब शादी होती थी, जायदाद वाले जो व्यक्ति है उसकी लड़की की जब शादी होती थी, तो वो जो बच्चे होते थे ना, जो उनके आसपास काम करने वाले होते थे, उनको उनकी बेटी की हेल्प के लिए वहाँ कहाँ भेज दिया जाता था, उसके ससुराल भेज दिया जाता था। ठीक है, उसके ससुराल भेज दिया जाता था। किसके, लड़की के ससुराल, गिफ्ट के रूप में, एक तरह से गिफ्ट के रूप में। जैसे दहेज में जाते हैं ना, आज के दौर में हम गाड़ी देते हैं जैसे दहेज में, और सामान देते हैं, फ्रिज देते हैं, कूलर देते हैं, तो ऐसे उस तरह से वो फ्रिज कूलर का काम करते थे। समझ गए आप, कि मतलब कूलर की तरह हवा करने का काम उनका है, खाना खिलाने का काम उनका है लड़की के लिए, मतलब लड़की की पूरी सेवा करने का जिम्मेदारी उनकी होती थी। इस प्रथा को डावरिया प्रथा कहते थे। और जो होते थे ना, वो जो लड़की या लड़के जो भेजे जाते थे उन्हें बोला जाता था औलंदा औलंदी। ये प्रश्न आपके औलंदा औलंदी, ठीक है, ये जो प्रश्न है ये आपके ग्राम सेवक परीक्षा 2016, ठीक है, उसमें ये पूछा गया था औलंदा औलंदी क्या होता है। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि डावरिया प्रथा के तहत दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं देने की रस्म होती है, जिन्हें हम औलंदी भी कह सकते हैं। ठीक है, और औलंदा 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 क्या है, अगर लड़के को भेजा जा रहा है तो वो औलंदा है। ठीक है, तो डावरिया प्रथा में ये होता है, तो ये सही है बिल्कुल। ठीक है, दूसरा है सामेला। सामेला क्या होता है, तो वधू पक्ष द्वारा बारात का अपने यहाँ आने पर स्वागत करना। तो क्या होता है, जैसे हम शादी लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब बारात लेके जाते हैं, तो बारात ले जाने के बाद जो वधू पक्ष होता है वो पहले ही गांव से बाहर एक क्या बना देता है, जिसे हम राजस्थान की लोकल भाषा में जनमासा बोलते हैं, जनमासा। ठीक है, जहाँ पे पूरे जो लोग होते हैं वो एक जगह पर ठहरते हैं, तो उनका जो स्वागत किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, सामेला या जनमासा। ठीक है, ये जो लैंग्वेज, ये जो पॉइंट है इससे आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो जनमासा को ही क्या बोला जाता है, सामेला कहा जाता है, जो वधू पक्ष द्वारा बारात का अपने यहाँ आने पर क्या किया जाता है, वहाँ पे स्वागत किया जाता है, कुछ पेय वगैरह वहाँ मिलता है और उसके बाद सीधे ही हम आगे चढ़ाई के लिए प्रस्थान करते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है तोरण।
तो तोरण क्या होता है, ठीक है, लकड़ी की बनी होती है तोरण, एक कलात्मक आकृति होती है। बस्सी चित्तौड़गढ़ फेमस है तोरण वगैरह बनाने के लिए, जहाँ पे काष्ठकला बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो वर पक्ष द्वारा वधू को दिए गए कपड़े व जेवर नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तोरण क्या होता है, एक लकड़ी की आकृति होती है, और लकड़ी की आकृति क्या होती है, जो वधू पक्ष होता है उसके घर के बाहर लगी होती है, बाहर टंगी होती है वो। और जब लड़का जाता है वहाँ पे, जो मतलब जिसकी शादी होती है, यानी कि वर जब वहाँ पे उपस्थित होता है, पहुँचता है वहाँ पे, तो उसका वहाँ स्वागत किया जाता है। और जो वर होता है उसके हाथ में एक छड़ी होती है, और उस छड़ी से वो उस तोरण को, उस लकड़ी की जो आकृति होती है, उस लकड़ी की आकृति को क्या करता है, टच करता है केवल, ठीक है, उसे बोलते हैं तोरण मारना। और तोरण जब मारता है वर पक्ष का जो लड़का होता है वो, यानी कि जो वर होता है, वो जब तोरण मारता है तो उसके बाद उसको घर के अंदर एंट्री दी जाती है, उससे पहले नहीं होती। तो तोरण क्या होता है कि जो वर द्वारा एक लकड़ी की कलात्मक आकृति जो होती है, जिसको कि एक देवी का प्रतीक माना जाता है, तो वो देवी का जो प्रतीक है वो तोरण होता है, ना कि वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को दिए गए कपड़े और जेवर, ठीक है। तो ये आपका मुझे गलत प्रतीत हो रहा है। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, रंगबरी। रंगबरी क्या है, तो बारात विदाई के समय बारातियों को दी गई भेंट, ठीक है, जिसे हम राजस्थान के लोकल क्षेत्र में मिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो मिल्ली क्या है, मिल्ली या रंगबरी क्या है, ठीक है, रंगबरी और मिल्ली एक ही बात होती है। जैसे ही बारात, पहले क्या होता था, आज के दौर में तो जो है सिस्टम अलग तरह का हो गया है, चेंज हो गया है कुछ तरीके। क्या होता है आज के दौर में, ऐसा होता है कि आप शादी के लिए गए, बारात में गए, और बारात में कभी आप कोई आदमी 12 बजे पहुंच रहा है, कोई 10 बजे पहुंच रहा है, कोई 1 बजे पहुंच रहा है, कोई 4 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, कोई टाइमिंग नहीं है। पहले सारे लोग एक साथ जाया करते थे, एक साथ जाया करते थे, एक साथ खाया करते थे, लाइन लगा के, है ना, एक साथ ऐसे बैठा करते थे। और उसके बाद जब सारे लोग खा पी लेते थे तो उसके बाद उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, ठीक है, वो उनका एक सम्मान होता था, 5 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, जैसी उनकी क्षमता होती थी। तो वधू पक्ष जो है वो पैसे देता था उनको, ठीक है। तो बारात की विदाई के समय बारातियों को दी गई भेंट क्या कहलाती है, रंगबरी कहलाती है। तो फाइनली जो 9th जो क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर क्या हुआ, उसका आंसर हो जाएगा तोरण, ठीक है, क्योंकि यही हमने गलत बताया, गलत है इसमें पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा तर्क असंगत प्रतीत होता है, तो तोरण गलत है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण धारणा सही संबंधित है, ठीक है, कि रीति रिवाजों में ऐसा कौन सी धारणा है जो बिल्कुल सही है। तो वो पहला प्रश्न है कि रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का प्रभाव है, क्या राजस्थान की रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का प्रभाव है या नहीं है। तो आपको इसमें जवाब देना कि है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। राजस्थान में रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का पूरा प्रभाव है, क्योंकि राजस्थान में यज्ञ भी किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं जो सारे हमारी वैदिक परंपराओं से जुड़े हैं, देवताओं की भी पूजा की जाती है जो भी वैदिक परंपराओं से जुड़े हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि राजस्थान के रीति रिवाज लचीले हैं। लचीले का मतलब होता है क्या इनमें परिवर्तन हो जाता है क्या। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए हमारे गांव में कोई त्यौहार आ रहा है, ठीक है, और त्यौहार है मान लीजिए जैसे रक्षाबंधन है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप जैसे जन्माष्टमी है, और उसी टाइम कोई ऐसा काम हो जाए जो दुख भरा हो, ठीक है, कोई व्यक्तियों को दुख भरने वाला ऐसा कोई काम हो जाए परिवार में, समाज में, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उस रीति रिवाज को, यानी कि उस रिवाज को या उस त्योहार को मनाना बंद कर दिया जाता है, उसको मनाया नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए रीति रिवाज कैसे हमारे यहाँ लचीले हैं, यानी कि उनमें परिवर्तन संभव है, ठीक है। तो राजस्थान के रीति रिवाज लचीले हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमें गाँव के अंदर चावड़ माँ की पूजा करनी है, चावंड माँ की पूजा करनी है, ठीक है, चावंड होती है ना सारे गाँवों में, तो चावंड जो माता है उनकी हमें क्या करनी है, पूजा करनी है। लेकिन गाँव के अंदर किसी को चेचक हुआ पड़ा है, ठीक है, छोटी माता जिसको कहते हैं, छोटी माता किसी के हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि चावंड पूजा को पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, बाद में करेंगे अब, ठीक है, जब सारे लोगों को चेचक नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति चेचक मतलब पूरा गांव चेचक मुक्त होगा, तो उसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, चावंड माता की पूजा करेंगे। तो इसलिए ये जो हमारे रीति रिवाज हैं वो कैसे हैं, लचीले हैं। तीसरा ऑप्शन है रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है क्या।
तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे रीति रिवाज जो है वो सरसता की ओर हमें ले जाते हैं, ना कि युद्धों की ओर, ठीक है। तो युद्धकालीन स्थितियों की झांकी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती है। चौथा ऑप्शन है रीति रिवाजों में सरसता तथा उपयोगिता है, बिल्कुल है, सरसता है, ठीक है, तथा उपयोगिता है। इसका मतलब है कि रीति रिवाज जब हमारे यहाँ कोई परंपरा, त्योहार या कोई भी ऐसे कोई प्रथा होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसकी एक उपयोगिता होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, सरसता भी है, उपयोगिता भी। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये जो है क्या कह रहा है, ये राजस्थान के रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण धारणा सही संबंधित है। इसमें ये प्रश्न आपको पूछना चाह रहा है कि नहीं है, ठीक है, इसमें प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ है, नहीं है, धारणा सही नहीं है। तो वो कौन सी धारणा है जो सही नहीं है, कि रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। ये वाला जो प्रश्न है ये आपके इसमें, ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें गलत है। चलिए 11वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 11वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, ग्यारहवां प्रश्न है कि मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति होता है तो सामान्यतः हमारे राजस्थानी समाज में ये होता है कि मृतक को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, और जलाने के बाद उनको तीसरे दिन, ठीक है, जैसे जलाया उसके तीसरे दिन, ठीक है, क्या किया जाता है, उनकी जो हड्डियां होती हैं ना, जो हड्डियां तो चलती नहीं है तो बच जाती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद गंगा जी स्नान के लिए ले जाया जाता है, ठीक है, गंगा जी के स्नान के लिए ले जाया जाता है। और भी कुछ स्थान है, जैसे मातृकुंड, राशमी जो परगना है वहाँ पे मातृकुंडिया, वहाँ पे भी इनको कह सकते हैं प्रवाहित कर दिया जाता है नदी के माध्यम से, या फिर ऐसे मान लो आप पुष्कर झील में भी प्रवाहित कर दिया जाता है, और सामान्यतः गंगा जी में तो प्रवाहित किया जाता है। तो गंगा जी में उनको प्रवाहित किया जाता है, इसलिए उनको इकट्ठा किया जाता है। तो इकट्ठा किया जाता है तो उसको प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है पिंडदान करना, तो बिल्कुल नहीं है। पिंडदान पहले दिन होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका ही कोई वंशज, या तो उसका बेटा हो सकता है, या उसका पोता हो सकता है, या उनके कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो क्या करता है, लकड़ी जो मिट्टी के जो आटा होता है ना, आटा, उस आटे के गोले बनाए जाते हैं और उसके नीचे रखे जाते हैं, बाद में उनको किसी पशु पक्षी को डाल दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं पिंडदान करना। दूसरा है फूल चुनना, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जो अस्थियों को इकट्ठा किया जाता है, हड्डियों को इकट्ठा किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, फूल चुनना कहते हैं। तीये की बैठक के तीसरे दिन होती है, फूल चुनने के बाद होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं तीये की बैठक। और श्राद्ध तो बाद में मनाया जाता है, ठीक है, उसके कह सकते हैं 12वां हो जाता है, 12वें के बाद जो अगला वर्ष आता है तो आश्विन माह में श्राद्ध मनाए जाते हैं, ध्यान रखना, आश्विन माह में। चलिए अब हमारा जो 12वां प्रश्न है उसको हम देखते हैं। 11वां प्रश्न हमारा कंप्लीट है। 12वां प्रश्न है कि बढ़ार का भोज निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। क्या कह रहा है, बढ़ार का भोज निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। तो बढ़ार क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है ना, तो शादी के एक दिन पहले, सामान्यतः एक दिन पहले पूरे समाज को एक भोज का आयोजन करते हैं, ठीक है, पूरा समाज उसमें भोज ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, बढ़ार का भोज, जो कब होता है, विवाह के अवसर पर। क्लियर है, तो बढ़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है, तो के अवसर पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को पढ़ा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।